1857 की क्रांति में दिल्ली, झांसी, बिठूर और करवी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती हैं। इसकी शुरुआत तो कंपनी के आम कर्मचारियों के द्वारा होती है, लेकिन पेशवाओं के इस मुहिम में जुड़ जाने से अंग्रेज बहादुर की जड़ें हिल जाती हैं। करवी के मोर्चे में सबसे बड़ी जंग 25 दिसंबर 1858 को लड़ी जाती है। इतिहासकारों की माने तो करवी इस पूरी 1857 की जंग में सबसे आखिर तक मोर्चे पे डटा रहता है। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत आपके साथ, और चित्रकूट के विषय में आज बात करेंगे। चित्रकूट जो गणेश बाग के नाम से जाना जाता है, गणेश बाग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट जो कि पुरानी कोतवाली के स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। चित्रकूट जो कि अनगिनत ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है जो चित्रकूट के गौरव को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चित्रकूट के इतिहास पे बात करने के लिए और जो पेशवाई इतिहास रहा है, पेशवाई जो गरिमा रही है भारतीय संस्कृति की, वो कैसी थी, क्या कुछ था, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो के स्टूडियो में प्रभाकर नारायण राव पेशवा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं। और हम सारे चित्रकूट के विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो पे। आप सबका भी स्वागत है, और पेशवा की ओर से आप सबको हर हर महादेव। सबसे पहले जब आप लोग हर हर महादेव बोलते हैं तो काशी याद आता है, और काशी, चित्रकूट और पेशवाई, इन तीनों का बड़ा आपस में जुड़ाव है। हर हर महादेव मराठा इतिहास में एक बड़ा इम्पोर्टेंट उद्घोष इसलिए है कि चित्रकूट की धरती से हमारे दूसरे पेशवे आते हैं, जिनको कहते हैं कलश कानिकुब्जे। इनको कवि कलश के रूप में भी जाना जाता है। तो जब औरंगजेब ने हमारे महाराज संभाजी राजे की हत्या की, तो उसके साथ उन्होंने कवि कलश की भी हत्या की। लेकिन उससे पहले उन दोनों की जबान काट ली गई थी, क्योंकि कवि कलश बड़ा खर बोलते थे। तो जब कवि कलश की जबान काटी गई, तो कवि कलश के बजाय स्वयं छत्रपति वो शब्द बोलते थे। इसीलिए हमारे उस उद्घोष में जब छत्रपति को मारा जा रहा था, तो उन्होंने हर हर महादेव बोलना शुरू किया, और यहीं से हम लोगों के यहाँ ये परंपरा शुरू हुई कि जब हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को ग्रीट करते हैं या उससे मिलते हैं, तो हेलो या फिर कुछ और बोलने के बजाय हर हर महादेव से उसे ग्रीट करते हैं। और स्वयं महादेव की शक्ति से ये पूरा हिंदवी साम्राज्य स्थापित हुआ है, और चित्रकूट उसका सेंटर रहा है। चित्रकूट को लेके तो सभी लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम की कर्मस्थली है चित्रकूट। ऋषि मुनि भी यहाँ अध्यात्म के लिए आते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन बात जब करभी की होती है, या बात जब होती है कि जो मराठा इतिहास था पेशवाओं, इस पे जब बात होती है तो बहुत सारा लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले करबी के विषय में अगर बात करें तो करबी का कैसा इतिहास है, किस तरीके से आप लोगों को बताना चाहिए? करवी का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। अब जब हम लोगों को महाराजा छत्रसाल ने मदद के लिए बुलाया, जब मुगल उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि महाराजा छत्रसाल बचेंगे नहीं, तो पूरे पेशवा फोर्सेस ने महाराजा छत्रसाल की मदद की, और इसके एवज में हम लोगों को बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका मिला। अब बुंदेलखंड मिल जाने के बाद पेशवाओं के पूरे देश में हमलों की जो तैयारियां हैं, वो इसी जगह पे होने लगी, और करवी पेशवाओं का एक मिलिट्री सेंटर बन गया। करवी के मिलिट्री सेंटर की तासीर ये थी कि लगातार 10 से 20 हजार की वेल ट्रेन्ड मराठा सेना 24/7 करवी में उपस्थित रहती थी। और करवी शहर जो है, वो इसीलिए पेशवाओं ने चुना क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से रिलेटेड काफ़ी सारे मंदिर थे, काफ़ी धार्मिक मंदिर थे, और हमें इस बात का गर्व है कि उत्तर भारत में लगभग सभी बड़े मंदिरों के ऊपर हमले हुए, लेकिन पेशवाओं की प्रेजेंस और डोमिनेंस के कारण चित्रकूट का जो मंदिर कॉम्प्लेक्स हैं, वो हिंदुस्तान में उत्तर भारत में अक्षुण्ण बने रहे। और इसकी मुख्य वजह ये थी कि पेशवाओं की 10,000 की एक लीथल फोर्स 24 आवर्स करवी में बनी रहती थी। और करवी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, जिस जगह पे हिंदुस्तान को चलाने वाले पेशवा बैठे हुए थे,
जो 5 साल के अंदर 4 मुगल बादशाहों को अपने दम पे बदल देते थे। तो ऐसी जगह जब पेशवा बैठे होंगे, तो निश्चित ही ये बात है कि करवी देश के लिए ही नहीं, परंतु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक बड़ा सेंटर रहा है। पुणे के बाद जो पेशवाओं की द्वितीय राजधानी जिसे कहते हैं, वो करवी ही है। अच्छा, एक चीज़ तरौहा किले को लेके काफ़ी बताई जाती है। अभी जब चर्चा हो रही थी तो आपने उससे जुड़े कई किस्से बताए थे जो महत्वपूर्ण थे। तरौहा का किला कितना महत्वपूर्ण था? तरौहा का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे इलाके को जो इसका करवी के समय से पहले का नाम है, वो तरौहा ही कहा जाता है। तरौहा का मतलब होता है द लोअर एरिया। एक्चुअली ये 2 अलग-अलग इलाकों में बटा हुआ एरिया था। एक को पठार कहते थे और एक को तरार कहते थे। तरार का मतलब ये हुआ द बिलो लैंड। उस इलाके के जो 188 गाँव थे, इनको कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया गया था, वो तरौहा का किला था। तरौहा का किला बुंदेलों ने बड़ी मशक्कत के बाद जीता था और जो 1727 की संधि के बाद पेशवाओं के अधीन आया। 1857 की जंग में तरौहा के किले में पेशवा के दीवान राधा गोविंद के छोटे भाई मोती गोविंद ने अपनी शहादत तरौहा के गेट पे दी थी और अंग्रेजों के लंदन गैजेटियर में 6 पन्नों की इस लड़ाई का जिक्र आता है कि कैसे पहले वाले गेट से लड़ते हुए वो वीर योद्धा दूसरे गेट तक आते हैं और दूसरे गेट में फिर अंग्रेजों की बेनट का शिकार होके वहीं पे गिरते हैं और अपने प्राण त्यागते हैं। तो जब वो प्राण त्याग रहे होते हैं तो उस समय सारा अंग्रेज और जो हिंदुस्तानी सेनाएँ लड़ रही होती हैं, वो उनके दोनों हाथों से तलवारों के जो शौर्य है और जो उन्होंने युद्ध किया, तो वो देख के स्तब्ध रह जाती है और अंग्रेज़ उस दिन की लड़ाई उसी समय रोक देते हैं और राधा गोविंद के छोटे भाई बलिदानी मोती गोविंद के नाम से ही तरौहा में एक रिमेम्बरेंस बनाया जाता है, एक स्टोन बनाया जाता है, जिसे आजकल लोग शहीद बाबा के रूप में पूजते हैं। बट अंग्रेज़ों के गैज़ेटियर में ये बात स्पष्ट वर्णित है कि राधा गोविंद अवस्थी के छोटे भाई दीवान मोती गोविंद की शहादत तरौहा के किले के गेट नंबर 2 पे हुई है और उन्हीं को लोग शहीद के रूप में पूजते हैं और स्थापित करते हैं। ये तरौहा का बड़ा भारी इतिहास है। अच्छा, मुगलों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और इसके बाद जब अंग्रेज आए तो करवी कोतवाली की बात मैं उस पे पहुंच रहा था कि जैसे प्रयास किया गया इसे छिन्न भिन्न करने का, तोड़ने का, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो कैसा है? आखिर क्यों ऐसी चोट दी जा रही है कि जो ऐसे इमारतें हैं जिनसे हम गर्व की अनुभूति कर सकें, समझ पाएं इतिहास को, उसे ही आप तोड़ रहे हैं? ये करवी कोतवाली का महत्व क्या है आखिर? करवी कोतवाली का महत्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट है। इस देश में अंग्रेज़ों को जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे लंबे समय तक जो चैलेंज दिया वो करवी ने दिया है। करवी के इस कोतवाली से ही आप जब देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे 1857 की क्रांति के सबसे बड़ी लड़ाइयों की, जंगों की शुरुआत हुई थी, प्लानिंग्स हुई थी। करवी इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये इलाहाबाद को दिल्ली जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा बलिदानियों का या क्रांतिकारी गतिविधियों का एक सेंटर रहा है। तो करवी पुरानी कोतवाली पेशवाओं की मतलब कहिए पेशवाओं का निवास स्थान रहा है। पुरानी कोतवाली का असली नाम जो है वो भट्टवाड़ा है। इसको शनिवार वाड़े की ही तर्ज में बनाया गया था। यह 1 मंजिल ऊपर दिखता है और 4 मंजिल नीचे की ओर है। ये पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया था। हाँ, ये श्रीमंत पेशवा विनायक राव के द्वारा बनवाया गया था और ये जब बनवाया गया था तभी इसके तलघर का निर्माण किया गया था। इस करवी के भट्टवाड़े में यानी पुरानी कोतवाली में इस विश्व का सबसे बड़ा तलघर मौजूद है जिसे चक्रवक्टक कहते हैं। ये 3 मंजिलों का एक बड़ा महल है और इस महल को ऊपर से आप 7 अलग-अलग खंडों में देखते हैं। मतलब जो करवी भटवाड़े के अंदर 7 बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, उन सभी कोठियों से नीचे जाने के रास्ते हैं, जो नीचे जाके एक बड़े तलघर में खुलते हैं, जहाँ पे करीब-करीब 2,500 से 3,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। ये अपने आप में अप्रतिम था, क्योंकि पेशवा लगातार 1818 के बाद
अंग्रेजों से बदला लेने की रणनीति बना रहे थे, तो करवी के इस भटवाड़े का निर्माण 1832 में हुआ था शुरू। तो ये टाइम पीरियड बड़ा एम्बिकल था कि अंग्रेज उस समय करवी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और इसी उधेड़-बुन में पेशवाओं ने इतनी बड़ी एक फॉरवर्ड पोस्ट बना ली थी कि जब जंग छिड़ेगी तब इस पे हम लोग काबिज हो सकेंगे। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड में जो जंग लड़ी गई, उसके दो बड़े सेंटर्स हुए। एक था झांसी और इस कोने पे था करवी। करवी के इस पुरानी कोतवाली पे 25,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अंग्रेज रिकॉर्ड्स के अनुसार करवी की जो बैटल हुई थी, वो 25 दिसंबर को हुई थी और करवी की इसी वाड़े को बचाने के लिए करवी की आम जनता शहीद हुई, हजारों की संख्या में शहीद हुई। दीवान राधा गोविंद शहीद हुए और आज के समय में जब हम देखते हैं, तो आज की जो राज्य सरकार की तरफ से जो इस तरह का काम किया गया, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जबकि अंग्रेज़ों को भी इसी तरह का एक आदेश हुआ था। अंग्रेज़ों के कर्नल वुडलैंड थे, उनको गवर्नर जनरल की तरफ से आदेश हुआ कि दिस पेशवा टेरिटरी एंड देयर फोर्ट शुड बी डिमोलिश्ड, मतलब पेशवा का जो ये टेरिटरी है और इस फोर्ट को हम लोग डिमोलिश कर देना चाहिए, ताकि पेशवा कभी बाद में रीग्रुप होके अंग्रेजों के लिए दिक्कत ना पैदा कर सके। तो वुडलैंड ने बड़े अच्छे अक्षरों में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन जो है, मैं उसका हिंदी बता रहा हूँ, कि अंग्रेजों का शासन सदैव नहीं रहेगा, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा और ये हिंदुस्तानी अपने इन शासन पद्धति में आएंगे, तो वो अपनी प्रेरणा स्रोत इन्हीं किले और पेशवा की गढ़ी को मानेंगे और फिर इससे प्रेरणा लेके वो अपने आप का आत्ममंथन करके अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे देश को ले जा सकेंगे। हम अंग्रेज हैं, हम इनके ऊपर शासन करने आए हैं, इनकी विरासत लूटने नहीं आए हैं। तो इसलिए भारत के भविष्य को देखते हुए हम इस किले को ना तोड़ के किले के ठीक सामने अलग से कलेक्ट्रेटी का निर्माण कर लेते हैं, जिससे ये किला भी बचा रहेगा और अंग्रेजों को अपनी फहरिस्त जमाने का एक मौका भी मिलेगा। और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स लंदन गैजेटियर में पब्लिश हुए थे। अंग्रेज उस समय इस बात की तस्दीक करके गए हैं कि हमें ये किले नहीं गिराने चाहिए और हमारे राज्य सरकार की तरफ से उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजों से भी खराब एक महापाप किया है इस राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचा के। अच्छा, आपको जब पहले पता लगा इस बारे में कि गिराने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा उस समय? फिर कैसी नीति आपने बनाई? चित्रकूट आप आए, क्या कुछ रहा? उस समय हम बाहर थे, तो हमें हमारे एक मित्र हैं, वो पुणे में हैं और उनकी कोई रिश्तेदारी करवी में भी है। करवी में कुछ मराठा फैमिलीज़ के बीच में है, तो पता चला उनसे। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो हमने जल्दी से आने के प्रयास के लिए टिकट वगैरह कराए, आए। तो पहले मुंबई आए, मुंबई से फिर इधर बुंदेलखंड की ओर आए। तो जब तक मैं आए, तब तक में 3, 4, 5 दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में इन्होंने जिस तेजी के साथ यहाँ की बिल्डिंगों को गिराने के प्रयास किया, वो देख के हम अचंभित हुए। हमको लगा ये तो गाज़ा पट्टी की तरह का कोई दृश्य आ रहा है। मतलब जो बिल्डिंगें गिरा दी जा रही हैं, उनमें तो काम चल ही रहा है और बाकी बिल्डिंगों को बस बुलडोज़र लगा लगा के हिलाया जा रहा है, ताकि ये बात स्थिति स्पष्ट हो कि सारी बिल्डिंगों में दरार आ जाए किसी तरह। तो हम आए, हमने तत्काल इसके ऊपर एक्शन लिया और माननीय न्यायालय के पास गए और मीडिया में भी हमने ये बात की कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इनका उद्देश्य नहीं समझ में आया। बाद में हमें ये समझ में आया कि ये ज़मीन के कीमती हो जाने के चक्कर में कुछ अपनी निजी राजनीति के रूप में इन लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब है। करवी का भट्टवाड़े से पुराने किले आज भी खड़े हुए हैं। करवी के भट्टवाड़े पुरानी कोतवाली से और पुराने ताजमहल, लाल किले और एक-एक हजार साल पुराने महल और मस्जिदें अभी तक खड़ी हुई हैं, जिनको कोई हिला नहीं पाया। करवी के इस भट्टवाड़े को अंग्रेज नहीं हिला पाए, लेकिन इन काले हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की शक्ल में आके इसको बर्बाद कर दिया। चित्रकूट के रहने वाले लोग ही चित्रकूट के दुश्मन बन रहे हैं, ये नॉलेज नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात चित्रकूट में एक जो ये ज़मीन के जो दैत्य आ गए हैं या कहिए इन्होंने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। इन्होंने आने वाले चित्रकूट के भविष्य से चित्रकूट के बच्चों से
उनका गौरव छीना है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के अपराधी हैं। इन्होंने चित्रकूट की एक ऐसी राष्ट्रीय धरोहर को छीन लिया, जिसके दम पे चित्रकूट पूरे देश में जाना जाता था। हम तो करवी में रहते, करवी के पास और क्या है? भाई हमारे पास हमारे पड़ोस में चीज़ें हैं, लेकिन करवी के पास जो कहने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पड़ोस में जो मठ, मंदिर, साधु संत आराम से रह पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि करवी में हमारा पेशवा 10,000 की फौज के साथ बैठा हुआ है। जब कभी भी मलेच्छ तंत्र ने इसके ऊपर हमला किया है, तो पेशवा और हमारी फौज, हम आम करवी के लोग इसकी सुरक्षा को लेके आए हैं और हमने हर युद्ध जीता है। तो वही पेशवा जो घुटने नहीं टेका, उस दौरान सभी लोगों ने घुटने टेक दिए, संधि कर ली, अच्छा खासा सबको पैसा, ज़मीन भी मिल गई। तो पेशवाओं को ऐसा क्या था कि उन्होंने घुटने नहीं टेके? हमेशा वो इसी में रहे कि जो हिंदू साम्राज्य का गौरव है या भारत का गौरव है, वो बना रहे। देखिए, हिंदुओं की अगर आप फ़हरिस्त देखें तो पिछले 1000 साल में अगर आप देखें 712 में पहला अरब के हमले से लेकर 713 1713 यानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने तक, ये एग्ज़ैक्टली 1001 साल हिंदुओं का डिफेंसिव मोड रहा है। हमने युद्ध लड़े हैं, लेकिन हम कोई निर्णायक स्टेट तक नहीं पहुँच पाए। इस 1000 साल के काले इतिहास में, गुलामी के इतिहास में 32 साल अगर हम महाराणा प्रताप का हटा दें, तो एकदम ब्लैक पीरियड है हिंदू धर्म का। 1713 में महान पेशवाओं ने जो रिपल्सिव एक्शन शुरू किया, महाराष्ट्र में शिवाजी राजे के जो स्वराज था उसकी कमान जब उनके हाथों में आई, तो फिर पेशवा के घोड़े रुके नहीं हैं। उन्होंने सिंधु नदी से लेके अटक से कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अपने घोड़ों की नाप से, घुड़दौड़ से पूरे देश में मलेच्छ तंत्र का सर्वनाश किया। और उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा करवी था, क्योंकि पेशवाओं की जितनी भी बैटल प्रेपरेशंस थी, वो करवी के इसी वाड़े से हुई। आपको जान के, करवी की जनता को जान के ये बात अचंभा लगेगी कि इस देश की सबसे पुरानी राम कथा यानी रामायण का मंचन करवी में होता है, जिसका इतिहास 312 साल का है। उसे भी गिरा दिया, उसे भी छीन लिया। उसे भी छीन लिया गया। करवी में आप देखिए, हमको सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो 312 साल पुरानी एक रामलीला की परंपरा थी, उसके ऊपर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। और ये परंपरा मराठा परंपरा थी। जब पहली बार महाराजा छत्रसाल ने 1727 में हमें करवी सौंपा था, तो जो पहली ब्रिगेड आई थी 5000 लोगों की, उन लोगों ने रामलीला के समय, क्योंकि ये राम नवमी के आसपास ये लोग मार्च अप्रैल के बीच में आए थे, इसलिए वहां से रामनवमी की शुरुआत हुई थी। और इसको आज 312 साल कंप्लीट हो रहे हैं। अब बताइए, 312 साल पुरानी रामलीला अनवरत चल रही है। यानी युद्ध के समय, अंग्रेजों के समय, हर समय चली, कभी बंद नहीं हुई। लेकिन इस साल हमको सुनने में आ रहा है कि पिछले 2-3 सालों से राजनीतिक तत्व उस रामलीला को खत्म करने पे लगे हुए हैं। तो चित्रकूट से आप क्या क्या छीनोगे? आपने चित्रकूट का गौरव छीन लिया, चित्रकूट के सर के मुकुट का ताज छीन लिया, चित्रकूट की धार्मिक फहरिस्त यानी रामलीला, जिस पे हर चित्रकूट के बंदे को नाज होना चाहिए, वो छीन लिया। आप तो चित्रकूट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी आप चित्रकूट के लिए एक तरह से चित्रकूट की भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसा बर्दाश्त कोई जनता नहीं करेगी और यही विरोध है सब। अच्छा, कुछ स्थानों के बारे में मैं जानना चाहूँगा इस इंटरव्यू में। मैं आपको स्थान बताऊँगा, आप उस स्थान के बारे में जो जानकारी लोगों तक पहुँचा सकें। गणेश बाग। गणेश बाग हमारे महाराजा और काका साहेब विनायक राव जी के द्वारा बनवाया गया था। लोगों को लगता है कि ये आराम गाह है, पेशवा आराम फरमाने वहाँ जाते थे, ऐसा नहीं है। गणेश बाग हमारे धार्मिक प्रतिबिंब का केंद्र था और गणेश बाग ही वो जगह थी जहाँ पे 10,000 की मराठा सेना अपना युद्ध अभ्यास करती थी। गणेश बाग में एक पानी का टैंक है। वो पानी का टैंक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पानी के टैंक में पानी कभी खत्म नहीं होता। एक चंदेलकालीन बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर युद्ध के सामान और युद्ध की जो तैयारियां होती हैं, उनके साजो सामान, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स वहाँ पे रखे जाते थे। गणेश बाग के ठीक सामने एम्फी थिएटर बना हुआ है, यानी जहाँ घोड़ों की दौड़ होती थी, पुरुषों का अभ्यास होता था, मल्ल युद्ध होता था और सेना के लोग अपने प्रैक्टिस को अंजाम देते थे। छद्म वॉर जो होता है, यानी
जो वॉर की हम लोग कॉपी रिक्रिएट करते हैं वो किया जाता था। तो गणेश बाग को अब यहाँ के इतिहासकारों ने कैसे इसको पहचाना नहीं, गणेश बाग को उन्होंने लिख दिया पेशवा की आरामगाह। भई पेशवा की आरामगाह अगर बनाई गई होती तो यहाँ नाचने, गाने, ढोल बजाने के कुछ इलाके होते। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक खुला मंदिर है, यानी गणपति का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ गंगा जली प्रतिज्ञा करने का एक समय है कि जब युद्ध भूमि में कोई क्षत्रिय जाता था तो वो गंगा जल को हाथ में लेके अपना पिंडदान स्वयं करता था कि हम अगर लौट आए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं आए तो हे गंगा मैया आप हमारी बलिदान को अपने आप में रखिएगा और अगला जन्म हमें फिर से युद्ध करने को दीजिएगा। और तीसरा है वो एम्फी थिएटर। तो ये सब इसलिए बनाए गए थे। लोगों ने हमसे पूछा कि वहाँ तालाब का क्या काम था? तो तालाब का काम ऐसा था कि जिस जगह पे 10,000 की सेना रहेगी, 10,000 पशु रहेंगे, जानवर रहेंगे, तोपें रहेंगी, तो उस जगह के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी के एक बड़े और कंटीन्यूअस स्रोत की ज़रूरत है। उस कंटीन्यूअस स्रोत के लिए उसका निर्माण किया गया था। कई खंड है, उसको बताते हैं 7 खंड, 8 खंड। 7 खंड तो वो सेना की जो डायरीज़ होती हैं, यानी सेना के जो क्लोज़ेट होता है, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशंस होती है, उनको रखने के लिए एक बावड़ी बनाई गई थी। वो एक्चुअली बावड़ी एक दिखावा है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएँगे तो उसमें कई सारे दरवाज़े बने हुए हैं और उन दरवाज़ों के अंदर जाने पे आपको बड़े चैम्बर्स मिलते हैं। इन चैम्बर्स के अंदर सेना के सामान, गोला, बारूद, असलाह, तलवार, गुप्ती, ढाल, ये सब स्टोर होता था। ये गुप्त तरीके से पूरा। तो हिंदू धर्म में मंदिर हमारे सेना के केंद्र होते हैं। ये पेशवाओं का शस्त्रागार था, जिसे लोग अब, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इतिहासकारों ने कभी हमारे परिवार से तो पूछा नहीं कि इसको क्यों कहा जाता है। उन्होंने मनमर्जी लिख दिया ऐशगा। तो इसी 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 का तो दंड चित्रकूट की जनता भुगत रही है कि उन्हें इनकी जानकारी ही नहीं है कि उनके पास कितने बड़े खजाने हैं। पेशवा की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो मंदिर है वो है गणेश बाग। मानिकपुर। माणिकपुर पेशवा के दीवान राधा गोविंद अवस्थी के तीसरे भाई माणिक गोविंद की जायदाद के नाम पे माणिकपुर रखा गया। 1818 में इसका निर्माण हुआ। ये 84 गांव की एक जागीर थी जिसकी बाउंड्री रीवा राज्य के ढवौरा में लगती थी। और माणिक गोविंद जो हैं वो एक बड़े योग्य व्यक्ति थे। इनकी शहादत माणिकपुर के घेरे में ही हुई थी। और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि माणिक गोविंद की जो शादी हुई थी वो डभौरा में रणजीत राय दीक्षित नाम के एक बड़े राजा थे, उनकी बहन से हुई थी। तो ये दोनों आपस में भी रिश्तेदार थे। और 1857 की क्रांति में इन दोनों लोगों ने मतलब दोनों क्यों कहें, पूरे परिवार ने, लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण बलिदान दिया है। ककरेड़ी का नाम आता है। ककरेड़ी का जंगल करवी के 45,000 शहीदों की शहीद स्थली है, जिनका तर्पण आज तक नहीं हो पाया है करवी की जनता के लिए। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा परिवार इस तर्पण को नहीं कर पाया। करवी के लोगों ने जब करवी का युद्ध अंग्रेज़ों से 3 तरफ से घिर जाने के कारण इस युद्ध को जंगल की ओर खींचा, तो करीब 42 से 45,000 लोग दीवान राधा गोविंद अवस्थी, मोती गोविंद अवस्थी के नेतृत्व में वहाँ ककरेड़ी के जंगलों में घुसे और अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन्स को काटने का काम किया। 25 दिसंबर 1859 यानी क्रांति के 2 वर्ष हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने 3 तरफ से ककरेड़ी के जंगल पे हमला किया। और लंदन गैजेटियर कहता है कि एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ों ने कहा कि करवी की सेना, दीवान, तुम लोग शस्त्र डाल दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो लंदन गैजेटियर के ये शब्द हैं कि अंग्रेज लिखते हैं कि हम लोगों ने वहां से आवाज सुनी कि राधा गोविंद कह रहे हैं कि ये हमारी भूमि है, हम यहाँ लड़ते हुए मर जाएंगे लेकिन आत्म सरेंडर नहीं करेंगे और तुमको जिस तरह से हमला करना है करो। तो अंग्रेज लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद पहली बार हम लोगों ने लोगों का ऐसा मोर्चा देखा जो मरने के लिए तैयार थे। और यही कारण था कि ककरेड़ी के जंगल में हम लोग जीत नहीं पा रहे थे। फिर रीवा राज्य की सेना की मदद से ककरेड़ी के ऊपर
जो ये सिमरिया वाला रास्ता है, यहाँ से हमला किया गया। तो रीवा रियासत की मदद से मतलब रीवा रियासत ने विंध्य प्रदेश के लगभग 32 रियासतों को अंग्रेजों के अधीन करवाया है। विजय राघव ये तो अभी तक यही कहा जाता है कि ये लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय साम्राज्य को मजबूत किया वगैरह वगैरह। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। 1857 की क्रांति में रघुराज सिंह ने अपनी सेनाओं को अंग्रेजों के अंदर दे दिया था और उनकी रीवा राज्य की सेनाओं ने विजय राघवगढ़ के राजा और उनके राज्य को लूटा, उसको खत्म किया, करवी को खत्म किया, बांदा में लड़ने गए, अजयगढ़ में लड़ने गए, आपके पनवारी का युद्ध उन्होंने किया। तो ये सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और मेन बात ये थी कि अंग्रेजों को, जो क्रांतिकारियों की पॉलिटिक्स थी कि हम अंग्रेजों को अपने इलाके में फंसाएंगे, तो वो जानकारियां, गुप्त जानकारियां रीवा ने लीक की और जिसके कारण काफी नुकसान हुआ क्रांतिकारियों का। एक एस्टिमेट के अनुसार विंध्य में अगर आप चित्रकूट से शुरू करके, करवी से शुरू करके आप सुहागपुर तक जाएं और कटनी से लेके आप ये सतना के आगे निमनी पिंडरा तक जाएं, तो आप पाएंगे करीब 3.5 लाख क्रांतिकारी मारे गए और इसका कारण और कोई नहीं, रीवा राज्य की फोर्सेस ही हैं। मतलब जिस तरीके का काम सिंधिया परिवार के ऊपर आरोप आता है। हाँ, हमारे अगर देखा जाए तो विंध्य के सिंधिया यही हैं। भाई रीवा राज्य 1818 में एक संधि करते हैं अंग्रेजों से, तो उसमें वो लिखते हैं द राजा ऑफ रीवा एंड गोविंदगढ़। और जब 1861 में संधि करते हैं तो उनका राज्य अपने मूल राज्य से 900 गुना बढ़ चुका था। अंग्रेजों ने दीवान राधा गोविंद अवस्थी का जो हाथी है, सिल्वर हौदा है, वो तक इनको गिफ्ट किया था। ये काफी सालों तक अंग्रेजों के उसमें इसको लाते रहे हैं। बहरहाल रीवा राज्य को उनकी स्वामी भक्ति का जो एरिया मिला, करवी, ढबौरा, शहडोल, अमरकंटक परगना, बांधवगढ़, आपके बीर सिंहपुर का परगना, इलाहाबाद के पास मऊ का परगना, मऊगंज के परगने, ये सब उसी समय कालखंड के दिए हुए उपकृत किया गया है। और इतिहास को इस तरह से ही बताना चाहिए, जो पूर्वजों ने किया है उसकी सच्चाई को बताने में रीवा राज दरबार को कभी इस पर संकोच नहीं करना चाहिए। वो अपने लोगों में व्हाइट टाइगर लगा लेना और अपने आप को, देखिए, व्हाइट टाइगर विंध्य प्रदेश में केवल व्हाइट टाइगर ही नहीं, विंध्य प्रदेश में व्हाइट हाथी से लेके व्हाइट घोड़े तक और अनेकानेक काल में सफेद हिरणों से लेकर सफेद जानवरों तक, आदमियों तक सब पाए जाते हैं। ये विंध्य भूमि का एक वरदान है कि यहाँ पे लोग एबोर्निक्स यानी ये मेलानिन की कमी से होते हैं। ये एक सैंडस्टोन प्रॉपर्टी है जो रीवा में अलग अलग टाइप के सैंडस्टोन होने के कारण होती है और जलवायु का एक परिवर्तन है। भाई, विंध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से बारिश होती है अलग अलग समय पे। तो ये मेलानिन को अफेक्ट करने वाला एक डीएनए है, ट्रेट है जो आ गया है। तो व्हाइट टाइगर अपने आप को कहते होंगे, ये एक अलग बात है। अंग्रेजों की चरण वंदना करने वाले लोग। अब देखिए, अंग्रेजों की चरण वंदना करने पे अगर मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 है सिंधिया। उनको सबसे ज्यादा इलाका मिला, दूसरे नंबर पर रीवा राज्य ही है। और अब अपने लोगों के बीच में कहें, हम तो आपसे कहते हैं कि अगर बात होए तो कभी रीवा महाराज साहब आए और हमारे साथ बैठे, हम लोग लाइव टॉक में करेंगे। लंदन गैजेटियर्स हैं, आप करवी के युद्ध का लंदन गैजेटियर उठा लीजिए। 963 रीवा के सेना के लोग मारे गए थे, जिनको करवी से जब आप माणिकपुर की ओर जाते हैं तो एक गांव पड़ता है एचवारा, वहां पे दफनाया गया था। एचवारा गांव में एचवारा इन 963 लोगों की, मतलब उनको हिंदू रीति रिवाजों से नहीं, केवल एक गड्ढा करके उसमें एक साथ लाशें डाल दी गई थी और अंग्रेज इसका खुद लिखते हैं, प्रमाण देते हैं। लेकिन अब मौजूदा समय में कहीं किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पढ़ते नहीं है। और सबसे बड़ी बात हुआ क्या, जब ये कोतवाली गिर रही थी तो लोग कह रहे थे कोतवाली ही तो गिर रही है, लोगों को नहीं पता था कि पेशवाई गरिमा से जुड़ा मामला है। लोग नहीं जानते ये पेशवाई नहीं, ये हिंदू गौरव गिर रहा था। ऐसा किला गिराया जा रहा था जिसमें हुई तैयारियों ने अटक जीता है।
हिंदू धर्म के लोग इतने मतलब अपने इतिहास को व्हाट्सएप में इतना पढ़ने लगे हैं कि उन्हें सच्चाई ही नहीं पता। हिंदू धर्म में हिंदू का मतलब हिमालय और सिंधु से जुड़ा हुआ है, और सिंधु को जीतने वाला यही बुंदेलखंड का करवी का था, जो नरोशंकर पंडित की अध्यक्षता में, जिसने तैमूर जंग को यानी अब्दाली के बेटे को पेशावर में हराया था और अटक में 2 वर्ष गवर्नरी की थी। यानी अटक किले पे जो लोग बैठे हुए थे वो कोई और नहीं, करवी के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने अटक जीता है, और इस अटक को जीतने वाले जिस महान किले के ऊपर, भाई दिल्ली दरवाजे के ऊपर जो करवी में बना हुआ है आप देखिए, दिल्ली दरवाजे के बगल में जो नक्काशियां की गई है वो अटक के किले को जीतने के बाद उस युद्ध की नक्काशियां की गई हैं। उसको इन लोगों ने तोड़ डाला। उस युद्ध का चित्रण किया गया था, उसमें पूरा बना हुआ था कि नरोशंकर पंडित अटक के किले में है, बगल से नदी बह रही है, और उस नदी में भगवे जो दिखते थे वो चित्रण जो है वो तक इन लोगों ने गिरा दिया। ये राष्ट्रीय धरोहर का तोड़ना अपमान हुआ, राष्ट्रीय राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। अगर ये समझिए कि लोग अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले 2, 3, 4 साल के बाद जब लोग इस बात को समझेंगे, तो आप देखिए ये एक तरह से ऐसे ही है जैसे आप महाराणा प्रताप की समाधि तोड़ दीजिए, जैसे आप शिवाजी का रायगढ़ का किला तोड़ दीजिए, जैसे छत्रसाल बुंदेला की अस्थियों को निकाल के फेंक दीजिए। इस तरह का ये राजद्रोह का मुकदमा है, ये राजद्रोह हुआ है ये। मतलब आप सोचिए, उस बिल्डिंग को देखने से ही ये पता चलता है कि ये कितनी महान बिल्डिंग है। जिस मतलब लंदन गैजेटियर उस समय का विश्व का अखबार था, जिसे कानूनी रूप में माना जाता है, उसमें 164 पन्नों का सप्लीमेंट है जो केवल करवी के ऊपर है। एक एक चीज लिखी हुई है। अंग्रेजों को करवी से इतनी 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 बार रोका है करवी ने। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट इसी किले से। मऊ में कुछ हुआ था क्या, मऊ तहसील में? मऊ तहसील अपने आप में करवी के जो राज्य है उसकी सीमा है। मऊ का जो सबसे इम्पोर्टेंट झगड़ा आता है वो आता है बंगश खान का। बंगश खान एक मुगल गवर्नर था जिसको पेशवा बाजीराव ने मऊ के पास दोबारा हराया था, जब ये सेकेंड टाइम वापस छत्रसाल की राजधानी में आ रहा था। तो मऊ एक ट्रेडिंग पॉइंट था, यानी मुगलों के इलाके से हिंदुओं के इलाके में घुसने का जो ट्रेडिंग पॉइंट था वो मऊ था। थोड़ा और समय मिल जाता, अगर पानीपत ना होता, पेशवाओं को थोड़ा और समय हो जाता, तो हो सकता है कि करवी से ये सीमा बढ़ के बनारस तक चली जाती और हमारा मंदिर मुक्त होता। पेशवा नहीं कर पाए ये काम, ये बचा अच्छा, रहा। एक एक स्थान और रह गया है, बरगढ़ का किला चौराहा हो गया, कल्याणगढ़ का किला हो गया, मानिकपुर वाला, ये सब जो अनसुलझे पहलू हैं आज तक सुलझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों को पहली बार करवी ने जो इंटरसेप्ट किया था वो बैटल ऑफ नेकहाई में किया था। करवी में एक मैसेज आता है 1796 में कि अंग्रेजों की 10,000 की फोर्स महान ढक्कन रोड को कैप्चर कर ली है। तो पेशवा जी के द्वारा आदेश दिया जाता है कि करवी से दुगनी ताकत से हम लोग हमला करेंगे। तो अंग्रेजों की जो 10,000 फोर्स थी उसके अगेंस्ट में 20,000 की फोर्स लेके हम लोग पहुंचते हैं और नेकहाई में अंग्रेजों को हराते हैं। उस रास्ते को, जो रीवा राज्य के अंदर घुसने का रास्ता था, उसका जो निर्माण किया गया वो कल्याणपुर से ककरेड़ी किया गया। आप उसको उस जमाने में राजपथ कहा जाता था। जंगलों के बीच से ये एक शॉर्ट रूट था जो मतलब इसमें 2 किले बनाए गए थे। एक ककरेड़ी का किला या ककरेड़ी का सॉरी, एक बनाया गया था कल्याणपुर का किला, और दूसरा ककरेड़ी जंगल के निकलते साथ बनाया गया था एक दूसरा किला जिसको ककरेड़ी का किला बोलते हैं। आज कल्याणपुर का किला गिरी हुई हालत में है, और ककरेड़ी का जो किला ऊपर है वहां पे रीवा राजघराने के लोगों ने एक आश्रम बना रखा है, जिसको शायद वैसे ककरेड़ी में जो कुएं बने हैं, सकरे लगे हुए हैं, मैं प्राचीन नगर तक गया मैं, तो वो चीजें क्या हैं? कोई युद्ध तकनीक है? ये मतलब देखिए, पेशवाओं की सारी फोर्स एक जगह नहीं रहती थी। ये ककरेड़ी का जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 24 आवर्स साल के 12 महीना पानी की सप्लाई बनी रहती थी। तो किसी भी फौज को जिंदा रहने के लिए खाना पानी जो चाहिए, तो ककरेड़ी का जंगल सेल्फ सस्टेन था। तो पेशवाओं की जो रानी साहिबा थी, रानी भाग्यश्री देवी, उनके नाम पे इस पूरे इलाके को रानीपुर कहा जाता था। अच्छा, ये मानिकपुर का जो रानीपुर है, ये भाग्यश्री देवी के नाम पे रानीपुर टाइगर रिजर्व हो गया है अब।
टाइगर ये रिजर्व। बड़ी बड़ी चीज बता रहे हैं आप। हाँ, तो इसको रानीपुर कहा जाता था और रानीपुर में पेशवाओं ने छोटे-छोटे करीब 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स बना रखे थे, जिन पर वक़्त पड़ने पर अंग्रेज़ों को हम लोग विंध्य के रास्ते में आने से रोक सकेंगे। क्योंकि करवी का जो पीछे पड़ता था, वो विंध्य पड़ता था और हम लोग सदैव इस बात से सशंकित रहते थे कि रीवा राजा कहीं न कहीं अंग्रेज़ों से मिल सकते हैं। तो इसलिए उधर की फ़ोर्सेस को वहीं पे डिस्टेबलाइज़ करके न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये किले बनाए गए थे। और इसकी कमान, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी कमान जो दी गई थी, वो पेशवा की रानियों ने अपने हाथ में रखी थी, इसलिए ये इलाके स्त्रियों के द्वारा कंट्रोल्ड थे। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि जो आपका कल्याणपुर का किला है, उसको एक आदिवासी परिवार मेंटेन करता था, जिसकी महिला का नाम हमेशा आता है ध्रुव देवी करके। वो आदिवासी कोल समाज से आती थी और वो बड़ी इंस्ट्रूमेंट है पेशवाओं के साथ लड़ने पे। और जब ये रीवा फ़ोर्स पहली बार हम ये रीवा फ़ोर्स ने अपना पहला अटैक किया, तो इन्हीं आदिवासियों ने इनको ककरेड़ी के जंगल में हराया था और ये इनको लौटना पड़ा था। तो ये रानियों के द्वारा मेंटेन किया गया, इसीलिए लोग इसको रानीपुर या रानी का बाग या रानी का इलाका इस तरह के नामों से कहते हैं। भाग्यश्री देवी पेशवाइन साहिबा थी वो। ठीक है। अच्छा बरगढ़ का कहीं जिक्र आता है क्या, बरगढ़ का जो किला था? बरगढ़ का किला ये भी एक फॉरवर्ड पोस्ट थी बरगढ़। और बरगढ़ प्राचीन पोस्ट है, मतलब पेशवाओं के आने से पहले ये इलाका बीरबल के समय से बड़ा प्राचीन माना जाता है। बीरबल के रिश्तेदारियों के लोग यहाँ पे थे, बीरबल के सामंत यहाँ पे थे। तो ये जो बरगढ़ का किला है, ये एक 84 गाँव की एक जागीर थी, जिसका मेंटेनेंस ज़्यादातर ब्रह्म क्षत्रिय यानी जो अपने यहाँ एक समाज माना जाता है ब्राह्मण समाज, उसके बीच से आने वाले जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो करते थे। ये लोग अपने नाम के आगे सिंह का भी उपयोग बाद में करने लगे थे। कुछ इनमें से निकले हुए लोग अपने आप को सिंह तिवारी या सिंह दुबे भी कहते हैं। इन्हीं से निकल के जो लोग आए हैं, बरगढ़ और हन्ना की ओर से जो लोग आए हैं, ये रीवा राज्य में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल माने जाते हैं। बरगढ़ की एक खास बात और है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को की जो मतलब अकबर से जो भेंट हुई थी, वो ऐसा कहा जाता है कि बरगढ़ में हुई थी। जी, बरगढ़। अच्छा इतनी सारी चीज़ आपने बताई अभी एकदम आँख खुली की खुली रह गई। रॉक पेंटिंग्स पे मैं काम काफ़ी कर रहा हूँ काफ़ी वर्षों से। कोई ज़िक्र है चित्रों का जोगनी देवी या इस तरह का कोई ज़िक्र आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं मिला हो? चट्टानों पे जो चित्र है? देखिए, ये पूरा जो इलाका है, मूल रूप से कोल जनजाति जो है, उसका इलाका आता है। प्रैक्टिकली करवी का जो ये भाग है, ये छत्तीसगढ़ के सबसे सुदूर पूर्वी इलाके में आता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है, जो कि जनजातियों के द्वारा कंट्रोल्ड है और वही लोग यहाँ के राजा होते हैं। तो जिन 36 राजाओं के ये गुट से मिल के बनता था, जिनके राजा राजगोंड़ होते थे, तो उसमें से कोल बिरादरी जो है, वो इस इलाके में विचरण करती थी। प्रैक्टिकली यही वो न्यूलिथिक काल के लोग हैं या पैलियोलिथिक काल के लोग हैं, जो इसी भूमि पे विचरण करते रहे हैं और फिर धीमे-धीमे ये आदिवासियों की श्रेणी पे आते गए हैं। तो जब आप देखें तो भित्ति चित्र से लेके आपको पूरे विंध्यन प्लेटू में भित्ति चित्र मिलेंगे। ये भित्ति चित्र इन्हीं के बनाए हुए हैं और इन्हीं के पूजे देवी-देवता। जैसे कई सारे इनके गोटुल होते हैं, इनके यहाँ गोटुल परंपरा जो चलती है, इसमें कई गोटुल होते हैं। उन गोटुलों की जो अलग-अलग देवियाँ होती हैं, ये प्रकृति की देवियाँ होती हैं। जैसे कोई देवी हो गई मिज़ल्स की देवी। अब जैसे आप रीवा का नाम ही ले लीजिए। कोलों की देवी रिमई के ऊपर रीवा का नाम रखा गया है। हम रीवा जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, बताते हैं कि रीवा का नाम नर्मदा नदी के ऊपर है। हम उनसे कहते हैं यही रीवा के साथ हुआ पहला अत्याचार है कि जिस नदी का रीवा से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके नाम पे आप लोग कह रहे हैं कि ये रीवा है। रीवा कोलों की अधिष्ठात्री देवी रिमई के नाम पे है, जो कि सफेद दाग रोकने की देवी देवी थी। जो कि स्किन की बीमारियां रोकने की देवी थी, जो कि डीएनए की देवी या फिर गोटुल परंपरा में उसे मात्र देवी कहा जाता है, जो आदिवासियों की मेमोरीज को स्टोर करती है।
उनके यहाँ मेमोरीज़ की स्टोरेज की देवी हैं। हम लोग जिसे सरस्वती कहते हैं, हम लोग के यहाँ सरस्वती मेमोरी की देवी नहीं है। लेकिन आदिवासियों के पास, ख़ास तौर पे कोल समाज के पास अपनी एक देवी है जो उनकी मेमोरी स्टोर करती है। ये रिमई देवी है, उनकी देवी है। उसी के नाम पे रीमा पड़ा है। तो ये जो आदिवासियों की देवी हैं, बाद में जब हिंदू धर्म का निर्माण और पुनर्निर्माण होता गया, तो जैसे सभी जातियाँ एक-दूसरे से मिलती हैं, तो नए निर्माण के दौरान इन देवी देवताओं को हिंदुओं ने की शेष जातियों ने भी अपना लिया और जिस तरह से आज हम लोग एक दूसरे को अपना के साथ चलते हैं, वैसे ही पुराने समय में इनको अपनाया गया। तो जैसे एक किलो की ज़िम्मेदारी दी जाती थी रख-रखाव की, तो क्या लड़ाइयों में भी सहयोग किया इन्होंने मतलब इनकी लड़ाइयों में क्योंकि कहा ये जाता है कि कोल बहुत पीछे है, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है। जबकि ये बहुत मजबूत व्यक्ति है जो समाज के हिस्से को बचाता है। तो इसका कहीं ज़िक्र है कुछ कोलों का? पेशवाओं की सेना में 2 यूनिट्स सबसे ताकतवर थे। पहली ब्राह्मण यूनिट्स और दूसरा आदिवासियों की कोल यूनिट्स। हम अगर कहेंगे कि अगर कोलों ने अपना बलिदान देके पेशवा को बचाया है, तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोलों के सबसे बड़े सूबेदार जो ककरेड़ी में बैठते थे, जिनके आज वहाँ आश्रम बना हुआ है, वो वहीं पे आप देखेंगे तो 2-3 किले थे पहले, अब वो अस्तित्व में नहीं हैं। तो जो कोलों के वो मतलब लोग थे, उनके जो सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर थे, उनका नाम था मथानी कोल। ये मथानी कोल जो थे, मथानी 3 अलग-अलग नाम भी आते हैं, लेकिन जो मथानी कोल थे, उन्होंने ककरेड़ी के जंगल पे अपना बलिदान दिया था। और जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो जब 1796 में नैकहाई की जंग हुई, तो ढबौरा से लेकर जो त्योंथर तक का इलाका उत्तर भारत में पेशवाई को मिला, तो उसमें त्योंथर नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी कोल राजा को ही बैठाया गया था। उनको राजाधिकार देके बैठाया गया था, जिनका नाम था शंकर सिंह या शंकर कोल। तो शंकर कोल, मथानी कोल ये बड़े नाम आते हैं जिन्होंने अपना बलिदान चित्रकूट के पेशवाओं के लिए दिया, चित्रकूट की आम जनता, आम राजवंश को बचाने के लिए दिया। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मतलब व्यक्ति से जो राजा की पदवी रखता है, श्रीमंत परम जो भी आपको बोलते हैं। तो ये एक भाव जो होता है इस भारत में, आप उसको कहाँ पे पाते हैं अपने आप को? क्योंकि काफ़ी सहज हैं आप, काफ़ी आपको जितना नॉलेज है मुझे लग रहा है अगर व्हाट्सएप से निकल आएँ बच्चे आज के, तो ज़्यादा समृद्ध हो पाएँगे। तो वो जो एक भाव है, उसे आप कैसे जीते हैं रोज़ाना? मैं मतलब एक बड़ा भाव भी है कि एक अच्छा खासा डीएनए जिसने पूरा भगवा-मय कर दिया था जीत करके, कभी घुटने नहीं टेके आप लोगों ने, कभी आप लोगों ने गुलामी नहीं झेली। तो ऐसा डीएनए रखने वाला व्यक्ति आज कैसे सोचता है इन सब चीज़ों को लेके? आज देखिए, राजा पहले भी बड़ा आम आदमी होता था। ये जो चित्रण किया गया, ये जो गंदगी आई है हमारे राजवंशों में, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही आई है। मुगलों और अंग्रेज़ों के संपर्क में होने के कारण हमारी राजवंशीय परंपरा दूषित हुई है। लेकिन जब हम पहले की बात करें तो राजा हमेशा सर्वसाधारण होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा में से जो सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब, सबसे असहाय है, वो राजा के दरवाजे में आए और राजा उसके साथ बैठ के काम करे। ये हमारी सोशल इंजीनियरिंग और सोशल पॉलिटिक्स का है और यही हमें बात बाकी भारत के जो राजाओं के लिए गाइडिंग करने वाले फोर्सेस हैं, जो शुक्र नीति है, मनु नीति है, ये हमें यही सिखाती है कि हमें जनता की भलाई के लिए काम करना है। फलालेन के कोट, मोतियों की माला और रौबदार मूछ। हम तो कहना चाहेंगे, भारतीय जनता से पूछना चाहेंगे कि भगवान राम के भी मूछ नहीं थी, तो आप कैसे अपने आप को मूछ वाला और मूछ से रौब दिखाने का प्रयास करते हैं? राजा अपने डिसीजंस से बनता है। राजा वो ऐसा न्याय जो सबके लिए बराबर ऐसा हो। न्याय है। राजा राजा अगर आपको हिंदू धर्म के राजाओं को देखना है, 1857 की क्रांति उठा लीजिए। जिन-जिन राजाओं ने इस धरती में आने वाले अंग्रेज़ों को म्लेच्छ माना, वो राज परंपरा के घोतक रहे हैं और जिन्होंने नहीं माना, वो कहीं न कहीं राजा नहीं रहे हैं। तो ये दिखावे की उसमें हम नहीं रहते। हम आम आदमी भारत की संविधान के ऊपर भरोसा रखने वाले और यहाँ के लोगों को अपना मानने वाले हैं और अपना हम तभी मान पाएँगे जब उनके साथ ज़मीन पे बैठ पाएँगे और यही होना भी चाहिए। हम बाकी राजवंशों से भी यही कहते हैं कि अपनी महँगी गाड़ियाँ, अपने मोतियों की माला
और अपने गोल्फ रैकेट्स को दूर रखिए और आइए पूरी जनता को गले लगाते हैं। और आज जो इन नेताओं ने पूरे देश में गंदगी मचा के रखी है, उसका तोड़ ये राजवंशीय परंपरा है। अगर सारे राजा मन में ठान ले और अपनी जनता से संवाद शुरू कर दें, तो हम इन भ्रष्टाचारी नेताओं को मिनटों में उखाड़ देंगे। और हम यही करना चाहते हैं, लोगों से इस बात को करना चाहते हैं। भाई आज देखिए ना, क्यों अभी 10-20 साल पहले राजाओं को कोई पूछता नहीं था, एकदम से राजाओं को लोग पूछने लगे, क्यों? इन नेताओं ने आपस में देश को इतना तोड़ के रख दिया है, इतनी तरह-तरह की पॉलिसीज़ लाके आपस में इतना वर्गीकरण पैदा कर दिया है कि लोग परेशान हैं। अब लोग इन नेताओं को हटा नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने पुराने राजाओं के सिस्टम्स की तरफ आशा की नज़र से देख रहे हैं। वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि देखिए 5000 साल ये राजवंशीय परंपरा हमारे देश में रही, लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, देश हमारा सोने की चिड़िया खा जाता रहा। और इस 70 साल में इन नेताओं ने भ्रष्टाचार की ऐसी फ़हरिस्त लिखी कि आम आदमी गरीब हो रहा है, परेशान हो रहा है, हर आदमी देश का टेंशन में है। तो वो हम लोग की तरफ आशा की किरण से देखते हैं और हम जनता की इस आशा की किरण को बुझने नहीं देंगे। करवी के साथ अगर कभी अन्याय हुआ, तो आपका पेशवा उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। इसी हर हर महादेव के साथ ही इस इंटरव्यू को रोकते हैं और जितनी बार हो सके आप सुनिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा। चित्रकूट से जुड़ा ये जो इतिहास है, ये आपको हर मिनट जब आप सुनेंगे तो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा।